Hello everyone, a very good evening to all of you. This is your mentor Arzu Kakkar. Daily we used to meet and have this session of news analysis. उम्मीद कर रही हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस, आप स्वस्थ हो, खुश हो एंड इसी के साथ सेशन शुरू करते हैं आज का. दीज आर द आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर एंड लिस्ट है पूरी. सो विल टेक इट वन बाय वन. मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि हम कैसे इस सेशन में प्रोसीड करेंगे एंड देन डेफिनेटली चीज़ें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होने वाली हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. प्रीलिम्स में डेफिनेटली सवाल बनते हैं और मेंस के लिए भी जीएस पेपर 3 से एक टॉपिक है, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़. न्यूज़पेपर में आया था एडिटोरियल, इसको कवर करेंगे. क्या ये आर्टिकल कह रहा है? बेसिकली ये बात कर रहा है इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसकी. देखो, डाउनफॉल हर जगह आता है. अगर आप बढ़ते हो तो आप नीचे भी गिरते हो, मतलब ऐसे. लेकिन वो अगर आप नीचे गिरे हो उसको वापस कैसे उठना, वही है हर चीज़. आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी अगर आप देखो तो हर दिन एक जैसा नहीं होगा. किसी दिन जोश बहुत ज़्यादा होगा, किसी दिन ऐसा लगेगा या फीलिंग वेरी लो और हमसे नहीं हो पा रहा है, या कभी स्ट्रेस आएगा, या फिर आप लगा लो टेस्ट सीरीज़ लगा रखी है तो उसमें नंबर अच्छे नहीं आएंगे. दिस इज़ लाइफ, है ना. ये ही है, आप यहाँ इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो. हर दिन अगर आप कहो कि ऐसे चलता रहे बहुत ही बढ़िया, खुश खुश खुश, तो ये तो लाइफ भी ऐसी नहीं होती ना. कहते हैं ना कि ऐसे चलती है हार्ट बीट भी. तो कहने का मतलब ये है कि क्या तरीके हैं जिनसे जब आप अपने डिक्लाइन पे हो तो व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस दैट कैन हेल्प यू रिकवर. सिमिलर इज द केस हेयर विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज जीडीपी ग्रोथ. व्हाट आर दोज फैक्टर्स दैट कैन हेल्प इंडिया रिकवर फ्रॉम द स्लम, है ना. तो ये सारी बातें हम कवर करेंगे. और क्या किया जा सकता है, जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर आपका टेस्ट सीरीज़ में रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो भी टेंशन की बात नहीं है. दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल. आज अच्छा नहीं आया, आप मेहनत करो, दोबारा से देखो कहाँ गलती करी है, हम उन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे. सो व्हाट आर द पॉसिबल सोल्यूशंस, व्हाट मोर नीड्स टू बी डन. अगर अटेम्प्ट 1 नहीं निकला तो कहाँ कमी रह गई थी, व्हाट मोर नीड्स टू बी डन, राइट. सो अपनी गलतियों से सीखना, अपनी प्रीवियस मिस्टेक से एनालाइज करना, जो चैलेंजेस आपको आपके सामने आए हैं उन पे काम करना. और ये ही आपके आंसर्स में भी है. मैं हमेशा बोलती हूँ जो चैलेंजेस हैं वही तो करना है, दैट नीड्स टू बी डन. अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है तो इन्वेस्टमेंट करनी है, दैट नीड्स टू बी डन. अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छा नहीं चल रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करना, दैट नीड्स टू बी डन. बात समझ में आ रही है. तो आंसर में भी एक स्मार्ट ट्रिक लगा लो लाइफ के लिए, आंसर्स के लिए. यही है, जो आपके चैलेंजेस हैं उसी को ही रिवर्स करो तो उसका सॉल्यूशन है, दैट नीड्स टू बी डन, राइट. तो इस आर्टिकल को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हम डील करेंगे आपके जीएस पेपर 3 से. मैं बता दूंगी कि क्या कुछ हमें कवर करना है. देन यू हैव यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क. क्या है ये नेटवर्क, किसको भी ऐड किया है, और विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है, जिसके अंदर अभी न्यूज़ में आया है दैट 2 इंडियन सिटीज़, कोझिकोडे केरला में एंड ग्वालियर एमपी के, सो दे आर द न्यू एंट्रेंट्स इनटू द बेसिकली 5 न्यू सिटीज़ के एडिशन में इनकी 2 ऐड हुई हैं. बाकी और भी इंडियन सिटीज़ जो ऑलरेडी इंक्लूड करते हैं इन यूसीसीएन, तो मैं ये सारी बात आपके साथ करूँगी ही सही. ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अब यूसीसीएन क्या है कईयों को ये भी नहीं पता है ना. ये यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, टेंशन नहीं है, ये देख लेंगे अच्छे से. स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स क्या है, क्या पैरामीटर्स हैं, कौन निकालता है, इसके रिपोर्ट के हाईलाइट्स क्या हैं, इंडेक्स क्या कह रहा है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है. दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कौन सी रिवर बहती है यहाँ से, कैसा फ्लरा कैसा फना. मैप के बिना ये आर्टिकल बिल्कुल अधूरा है. आज का अभी होमवर्क ले लो, आपको दुधवा टाइगर रिजर्व मैप में देखना है. मैप में लोकेट करना बहुत ज़रूरी है. मैं भी बताऊंगी कहाँ पड़ता है, और उसके आसपास के जो भी टाइगर रिजर्व है हम सब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. चीज़ें कवर्ड हैं, डन एंड डस्टेड हैं. आपने ऑलरेडी मैप में लोकेट कर रखी होंगी अगर आप रेगुलरली एडवाइस फॉलो करते हो तो
तो मेक श्योर कि वो वापस से रिवाइज भी करें वो एरिया। वर्ल्ड सिटीज़ डे, मैंने बोला ही था कि हम जब कल सेशन लेंगे तो इसको कवर करेंगे, तो आज के लेक्चर में वर्ल्ड सिटीज़ डे भी आपका कवर हो जाएगा। शुरू करते हैं पहला आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज जीडीपी ग्रोथ, चैलेंजेस, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट आर द प्राइमरी रीजंस। देखो यहाँ पर ना मैं आपके साथ जब डिस्कस करूँगी तो हम जीडीपी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है बेसिकली वो भी कवर करेंगे। वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं एकदम से चैलेंजेस पे आ जाऊँ, अपॉर्चुनिटीज़ पे मतलब सॉल्यूशंस पे आ जाऊँ, नहीं। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री रही है पास्ट में भी। देखो बहुत से कंसर्न्स रहे हैं मतलब अबाउट इंडियाज़ इकोनॉमी, एंड इंडियाज़ इकोनॉमी वॉज फेसिंग चैलेंजेस, चाहे वो कोविड-19 पैंडमिक हो, चाहे वो मिसमैनेजमेंट हो, चाहे वो लैक ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिली है। पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिली है, राइट। तो यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रिवील्ड कि अप्रैल से जून, इन द अप्रैल जून क्वार्टर ऑफ 2023 इंडिया की जीडीपी इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड बाय 7.8%। दिस इज द इम्प्रेसिव एनुअल ग्रोथ रेट। तो यहाँ हम यही आपके मेंस के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए भी काम आता है, इंटरव्यू के लिए भी इनफैक्ट, कि इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कैसी है, क्या रीजंस रहे हैं कि अगर हमारी ग्रोथ रेट प्रीवियस ईयर्स में डिक्लाइन हुई है, क्या वो फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने हेल्प किया है इंडिया की ग्रोथ रिकवरी के अंदर, एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड टू मेक इंडियाज ग्रोथ रेट मोर रोबस्ट। ये तो हर किसी को पता होना चाहिए। तो इंडिया की पोजीशन, ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट इम्प्रेसिव जो रहा है, ये दिखा रहा है कि इंडिया की पोजीशन एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ग्लोबली, India is showing strong signs of recovery, growth, which is a good news for the financial well-being of the country as well. अब यहाँ पर हम पहले बात करते हैं ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की, ठीक है। अब जब मैं ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की बात कर रही हूँ तो पहले तो आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, मिड 2000s में, राइट। फिर उसके बाद आप लगा लो 2012 से 2015 के बीच में कैसी रही, फिर 2016 से 2018 के बीच में कैसी रही, फिर उसके बाद यू कैन टेक इट प्री कोविड ईयर्स में कैसी थी, यू कैन डिवाइड इट, है ना, प्री कोविड ईयर्स में कैसी थी, एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो गो विद पोस्ट कोविड ईयर्स, मेक अनदर ब्लॉक एंड राइट हेयर पोस्ट कोविड ईयर्स। तो ये ग्रोथ ट्रैजेक्ट्री ऐसी नहीं रही कि बहुत बढ़िया ही चल रही थी या गिरी, डिक्लाइन हुई, इट वॉज लाइक दैट, राइट। देखो मिड 2000s की बात करूं अगर मैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको भी लगे कि हम विच ट्रेजेक्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट, किस ईयर की बात कर रहे हैं। तो मिड 2000s के टाइम पे इंडिया ने हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस किया है, अराउंड 9% एनुअली, एंड दिस वाज ड्यू टू ग्लोबल ट्रेड बहुत बूस्ट हुआ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, एंड दिस ग्रोथ वाज पार्शियली फ्यूल्ड बाय फाइनेंशियल सेक्टर्स, जैसे कि आप लगा लो रियल एस्टेट, देयर वर थिंग्स, राइट। लेकिन 2000 का जब टाइम रहा, 2000 में ही 2007-8 में सबको पता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए एंड वर्ल्ड ट्रेड स्लोड डाउन, इंडिया की ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ा और जीडीपी डिक्रीज होकर 6% तक आ गया था। फिर 2015 से 2012 से 2015 की बात करें तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ वाज अराउंड 4.5%, डिक्लाइन हुआ है। 2015 की जब मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑब्वियसली in 2015 there was a change in the way GDP was calculated and उस तरीके से it also boosted the growth numbers, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रियल इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअल में एक्सीलरेट हुई है। फिर अगर मैं 2016 से 2018 की बात करूँ तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ वंस अगेन इट स्लोड डाउन,
राइट उस टाइम पे देयर वर वेरियस सिग्निफिकेंट पॉलिसीज, डीमोनेटाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन, जीएसटी आया, है ना, तो ये चीज़ों ने भी इम्पैक्ट किया। और फिर जस्ट बिफोर कोविड-19 पैंडमिक और उसके बाद देयर वाज अ कोलैप्स इन द फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑल्सो 2018 में बिकॉज ऑफ सम बैंक्रप्सी, तो जीडीपी ग्रोथ रेट 3.9% पे चला गया, है ना। तो इंडिया ने देखो फ्लक्चुएशंस एक्सपीरियंस की, मतलब इंडिया एक्सपीरियंस फ्लक्चुएशंस इन जीडीपी ग्रोथ, वो ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे हैं, फाइनेंशियल बबल्स रहे हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, सेक्टर स्पेसिफिक कोलैप्स भी हुए हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कभी हाई होता था, कभी लो होता था, राइट। फिर प्री कोविड ईयर्स की बात करूं तो यहाँ पर आप लगाओ, वी एंटर इनटू प्री कोविड ईयर्स नाउ सी प्री कोविड ईयर में जो एक्चुअल स्पेंडिंग थी ऑन इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, इट ओनली इंक्रीज्ड बाय आई वुड से 1.9%, राइट। देयर वाज अ लैक ऑफ डिमांड ऑल्सो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिमांड। ये डिमांड लैक होना, दैट वाज वेरी एविडेंट इन, मतलब आप देखो इन देयर वाज अ डिक्रीज इन प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सो दीज वर द थिंग्स गोइंग ऑन। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है, प्राइवेट कंपनीज रिड्यूस देयर इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स वर वरीड अबाउट देयर जॉब सिक्योरिटी, इनकम, दे वर स्पेंडिंग लेस, देयर वाज लिमिटेड डिमांड फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स फॉर इंडियन गुड्स ऑल्सो। तो reduced customer spending, corporate investments, these all factors were contributing to slower growth rate in the Indian economy. Following COVID, in the years following the COVID-19 pandemic, इंडिया की इकोनॉमी बहुत वॉलेटाइल रही है, शार्प डिक्लाइन देखा है, मॉडेस्ट रिकवरी भी देखी है, फिर स्लो डाउन भी देखा है, फिर इम्प्रूवमेंट भी देखा है। अगर आप देखो फ्रॉम लेट 2022 देयर इज अ इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। सो इस तरीके से आप देख सकते हो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी आफ्टर कोविड-19 इट हैज़ बीन फ्लक्चुएटिंग। कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रोथ नहीं है, देयर इज अ मिक्स ऑफ हाई एंड लो ग्रोथ ओवर डिफरेंट पीरियड्स, राइट। अब बात आती है कि ये जो डिक्लाइन हमने देखने को मिला है, इसके प्राइमरी रीजंस क्या है बिहाइंड द डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट इन पास्ट ईयर्स। ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके खुद की एनालिसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ें जब आप अपने पास से ही सीखते हो, यही चीज़ें आपके क्या पता अगर फ्यूचर में भी हो सकता है आप यही पॉइंट्स ऐड करने पड़ जाएं कि डिमांड बहुत ज़रूरी थी, डिमांड नहीं थी। आज के टाइम पे भी दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबल फैक्टर। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लो थी, क्या पता आज के टाइम पे भी ये हो, जिसकी वजह से होता है ना कि पास्ट की मिस्टेक से सीखना चाहिए, और अभी अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी झलक सकती हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको याद कर लेने चाहिए, आई वुड से सिंपली। एक्सटर्नल डिमांड बहुत वीक थी, दीज वर द प्राइमरी रीजंस। इंडिया का एक्सपोर्ट, द रेशियो ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू इट्स जीडीपी, इट हैज़ बिन डिक्रीजिंग, ड्रॉपिंग। आप लगाओ 2011-12 से अगर मैं 2019-20 की बात करूं तो 25% से 18% पे आ गया था। बहुत से रीजंस हो सकते हैं इसके लिए भी। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो सकता है, एंड इंडियन रुपीज स्ट्रेंथनिंग की वजह से इट कैन बी कि एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गए, मार्केट शेयर कम हुआ, ट्रेड बैरियर्स वर इम्पोज बाय अदर कंट्रीज, दिस कैन बी सिग्निफिकेंट रीजंस। नाउ लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं 2010 से 2021 तक की बात करूं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी यू विल सी 39.8% से ड्रॉप होके वो आया है कुछ 29% पे, हाँ। मतलब दिस डिक्लाइन इंडिकेट्स द लैक ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी, यू कैन ऑल्सो think it like that। और फिर उसके बाद there were obstacles like there were difficulties in acquiring the land, in getting access to the credit, environmental concerns भी थे, clearances लाना, फिर उसके बाद policy uncertainty and shocks, demonetization होना, GST का implementation होना, है ना, introduction of insolvency and bankruptcy code। so ये सारे policy changes हुए जहाँ पर
it was having mixed effect on the economy, right? फिर उसके बाद inequality and poverty. Over the years आप देखो income distribution has become more uneven. अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होगा, हाँ, तो बहुत दिक्कत होगी. जो wealthiest 10% population है, that is now controlling a significantly large share of the country's income. Are you getting my point? Then you have poor performance of the manufacturing sector. Manufacturing industry जो कि बहुत crucial है export generate करने के लिए, value generate करने के लिए, jobs provide करने के लिए, it has not been performing well. वही global trade disputes हो सकते हैं, lack of competitiveness हो सकता है, many of the things contributed to the decline. Past years की बात कर रही हूँ. फिर consumption में भी decline, job loss, डिस्ट्रेस इन रूरल एरियाज, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, क्रेडिट एक्सेस कम होने लगा, इनकम ग्रोथ कम हो गई. दिस ऑल आर द फैक्टर्स दैट वर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. फिर सेविंग्स भी रिड्यूस होने लगी. अपनी स्पेंडिंग्स को मेंटेन करने के लिए हाउस होल्ड्स हैव कंसिडरेबली डिक्रीज देयर सेविंग रेट्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये सारी दिक्कतें आई. अब ये रीजंस हैं, तो व्हाट आर द positive factors that can help in India recover? Factors that can help India recover. You can take out at least 5. What can be they? हमारे पास एक large young population है. Large and young population. डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी हम बात करते हैं, एक्सपेंडिंग वर्कफोर्स, टेक फुल बेनिफिट फ्रॉम दिस एडवांटेज. इट्स क्रूशियल टू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग स्किल्स, एजुकेशन, हेल्थ ऑफ दिस यंग पॉपुलेशन. डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी. इंडिया हैज अ डाइवर्स इकोनॉमी, मतलब दैट स्पैन्स वेरियस सेक्टर्स एंड रीजन्स. और ये diversity will act as a cushion against the shocks. It will help you to maintain your economic stability, right? Reform oriented, and there needs to be very proactive governance. Reform oriented. मैं साथ साथ बोल रही हूँ, जिन्हें ये टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई समझ नहीं आ रही है, you can write it down. आत्मनिर्भर भारत पैकेज हो गया, हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, लेबर कोड बिल्स. दीज ऑल आर रिफ्लेक्टिंग रिफॉर्म ओरिएंटेशन अप्रोच. बट ये सारी पॉलिसीज के बाद भी वी नीड टू हैव बस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, कोऑर्डिनेशन हो जाए अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, अगर आप इन इनिशिएटिव्स के फुल बेनिफिट रीप करना चाहते हो तो. नाउ व्हाट आर दी, इसके बाद और भी पॉइंट्स आप खुद से भी ले सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करा जाए, राइट? सो नंबर ऑफ पॉइंट्स आप यू कैन ऐड इनटू इट, राइट? एनहांस मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, बूस्ट इन्वेस्टमेंट बूस्ट करो. सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, what needs to be done, what more needs to be done, what more needs to be done? इन्वेस्टमेंट बूस्ट करो. मैन्युफैक्चरिंग हमने बताया वहाँ दिक्कत आई थी, पास से हमने देखा, तो मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करो, जॉब्स बढ़ेंगी, इंटरनेशनल डिमांड बढ़ेगी, है ना? वो सब बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ऐसे इनिशिएटिव जो सरकार लेकर आ रही है, लाइक PLI, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, कीप इम्प्लीमेंटिंग देम. करेंसी एप्रिसिएशन, लॉसेज इन द मार्केट शेयर, ट्रेड बैरियर्स, उस पर वी नीड टू एड्रेस सच चैलेंजेस, क्योंकि यही चैलेंजेस पास्ट के थे. ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करो, जो भी हमने बात करी. सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स दैट यू कैन राइट. क्लियर है? आई होप थिंग्स आर क्लियर. किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. बहुत ही इन डिटेल मैं ये आर्टिकल्स कवर करती हूँ आपके साथ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो और एक बहुत ही अच्छा आंसर आप ले सको. चीज़ों को समझने की बात है. मैं चाहूँ तो 5 मिनट के अंदर ये आर्टिकल कवर कर सकती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्वालिटी मैटर्स. अपनी प्रिपरेशन में भी नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते, क्वालिटी मैटर करती है. चीज़ें समझ आती हैं,
आंसर में काम आती हैं, इंटरव्यू में आपकी ओवरऑल एनालिसिस, रैशनल थिंकिंग में काम आती हैं. अगर फिर 5 के 10 मिनट भी लग जाए तो कोई बात नहीं. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. वर्ल्ड सिटीज डे डिजाइंड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, सेलिब्रेटेड ऑन 31st of October हर साल, एंड वॉज सेलिब्रेटेड इन 1st 2014. तो बेसिकली सिंपल है, आपको वर्ल्ड सिटीज़ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है वो पता होना चाहिए. 31st of October को होता है. ये दिन हाईलाइट करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीज़ ग्लोबली. इट्स अ चांस टू एनकरेज कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड कि भैया साथ में काम करते हैं, साथ में चैलेंजेस टैकल करते हैं दैट आर रिलेटेड टू अर्बन एरियाज, global urbanization, and pushing forward the cooperation among the countries to contribute to a sustainable urban development. अगर उन्होंने कहा इस बार की थीम क्या थी, आप कहना हमें पता है, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल. UN Habitat Program, which is a part of United Nations, they work to promote the creation of cities that are sustainable, aligned with Sustainable Development Goal 11. पता होने चाहिए सारे SDGs, आपके आंसर राइटिंग में बहुत काम आएंगे. ठीक है, अगला आर्टिकल है जिसमें हम दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे. यूपी Civil Aviation Department is working on a proposal to introduce chopper services from the state capital to Dudhwa Tiger Reserve. मतलब सिंपल बात यह है, they are exploring the idea of providing helicopter flights for people to travel from the main city in the state to Dudhwa Tiger Reserve. Right? Basically, it will make it easier for the tourists, travelers to reach this tiger reserve using such services. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है दुधवा टाइगर रिजर्व. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सबसे पहले है जाके उत्तर प्रदेश में जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं वो मैप में देखोगे. यूपी में कहाँ पड़ता है दुधवा टाइगर रिजर्व, लोकेट तो करना आना चाहिए कि नहीं. बिहार के पास पड़ता है या इधर इस साइड पड़ता है, अपना उत्तराखंड साइड पड़ता है, कहाँ है कुछ नहीं मालूम तो कैसे बात बनेगी. तो मेक श्योर कि आपको ये पता हो. एमपी की तरफ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, मैं कहूँ मैप में लोकेट करो, आप लगा रहे हो यहाँ है, यहाँ मैप बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ सॉल्व ही नहीं कर पाओगे. तो बाकी जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, आपका होमवर्क है, यूपी घूम के आना है आज और यूपी में जाके जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं मैप में वो लोकेट करना. मैंने कवर करवा रखे हैं. It is located in Indo-Nepal border in the district of Lakhimpur Khedi in Uttar Pradesh. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही यही है, मैप में अब पता चल जाएगा कहाँ है. This reserve consists of this Dudhwa National Park along with two nearby sanctuaries, Kishanpur and Katarnai Ghat. 1988 में it was established. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. And it features the habitat that is Tarai Bhabar, which is a part of Upper Gangtok Plains. Right? So it is home to various wildlife species also. मैं आपको वो बता देती हूँ. अच्छा, रिवर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिवर देख लेना. शारदा रिवर फ्लोज थ्रू by the Kishanpur Wildlife Sanctuary, Gerua River flows through the Katarnai Ghat Wildlife Sanctuary, and Suheli and Mona streams flow in Dudhwa National Park. सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ घगर रिवर. इंपॉर्टेंट है. फ्लोरा फना सबको पता ही है, साल फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस टाइप और मॉइस्ट ग्रासलैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. टाइगर, लेपर्ड कैट्स, स्लॉथ बियर, राइनोज, दीज ऑल आर द स्पीशीज दैट यू कैन सी. मूविंग ऑन, Food Safety and Standard Authority of India FSSAI published State Food Safety Index. Very important. चलिए इस इंडेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं. ये एक इंडेक्स है एंड दिस स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इज एन एनुअल इवैल्यूएशन, हर साल conducted by FSSAI. It was established in the year 2018-2019. It was started that year. इसका प्राइमरी गोल क्या था? Fostering a very competitive environment. एक encouraging positive changes within the India's food system, safety ecosystem.
राइट। आप चाहते हो सेफ न्यूट्रिशियस फूड टू द सिटीजन, सो इट हेल्प्स प्रोवाइडिंग दैट। तो यहाँ पर स्टेट्स और यूटीज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है बेस्ड ऑन 5 सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी डेफिनेटली यहाँ से सवाल पूछ सकती है, पैरामीटर से ऑलरेडी पूछा भी हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलियंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। 2023 में एक नया इंडेक्स में, इस इंडेक्स में एक नया पैरामीटर ऐड किया, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक was added, right? So this basically new parameter focuses on evaluating the advancements, evaluating the changes in the ranking of states and UTs concerning the food safety. तो ये जो पूरा इंडेक्स है, यहाँ पर 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा जाता है स्टेट्स और यूटीज को, लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज फॉर देयर इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। तो कहती क्या है रिपोर्ट, आओ देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। आफ्टर कंसीडरिंग द न्यू पैरामीटर, 15 out of 20 states displayed lower scores as compared to 20 में से 15 स्टेट्स ने रिकॉर्ड किया है एक लोअर स्कोर 2023 में एज कंपेयर टू 2019। महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात एक्सपीरियंस द मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्रॉप fall in the scores over 5 years. The biggest decline was observed in food testing infrastructure parameter, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, they all showed lower scores in this area. Compliance parameter के अंदर गुजरात, MP, झारखंड recorded the lower scores. Human resource and institutional data भी एक पैरामीटर था, सबको पता है, अभी हमने बात की, which carried the third highest weightage 18% in 2023 as compared to the previous year's 20%. पूछा जा सकता है। सिर्फ एक पैरामीटर जिसने एक अच्छी इंप्रूवमेंट डिस्प्ले करी है, दैट वाज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये है इस रिपोर्ट की हाईलाइट। मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज Kozhikode in Kerala and Gwalior in MP have been added to the prestigious Creative Cities list of UNESCO for contribution in the field of literature and music. तो बात करते हैं पहले तो यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की। 2004 में इट वॉज फॉर्म्ड with the primary goal to encourage collaboration among the cities that view creativity as a very key factor for creating sustainable urban development. यहाँ पर currently almost 300 cities around the world they make up this network. इसका main aim ये है to place creativity at the core of local development plans and एक्टिवली कॉपरेट ऑल्सो इंटरनेशनली। तो यूनेस्को डेजिग्नेट करता है सिटीज़ को इन 7 फील्ड्स, क्राफ्ट, फोक आर्ट, मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिज़ाइंस, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूजिक। हर साल यूनेस्को इनवाइट्स cities from across the globe to apply to become the part of UCCN, and those cities that demonstrate innovative and significant contribution in any one of these designs, they are added to this particular network. So here the application in India are routed through Ministry of Culture. Kozhikode is the permanent venue for the annual Kerala Literature Festival. आप मैं अगर कोझिकोडे की बात करूं तो कोझिकोडे is the first city in India to receive this prestigious title of City of Literature. मतलब कोझिकोडे carried, it is home to around over 500 libraries. It is the city is home to many renowned writers, publishers जिन्होंने बहुत contribute किया है in the vibrancy of Malayalam literature and culture. Gwalior is added as in the category of city of music category में। ग्वालियर घराना, the city is also the origin of Gwalior Gharana, which is the oldest and the influential school of Hindustani classical music. सबने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा। बर्थ प्लेस ऑफ तानसेन है ना।
तो 7 फील्ड्स पता चल गई. बाकी जो इंडियन सिटीज दैट आर एडेड टू दिस नेटवर्क, जैसे श्रीनगर एंड जयपुर इन द फील्ड ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, मुंबई फिल्म कैटेगरी में, चेन्नई और वाराणसी आर एडेड इन म्यूजिक कैटेगरी, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी, राइट. सो दीज आर द पॉइंट्स जो आप याद कर सकते हो. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. आई होप आपको अच्छा लगा. इफ यस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद योर फीडबैक्स. This is your mentor Arzu Kakkar signing off once again. We'll meet you tomorrow with other important articles. Meanwhile, do practice, do revise and make sure आप अपना homework कर ले. Thank you, good luck, good wishes. Take care. All the best.